phase difference first and second wave is pi by 3 and between second and third wave is पाई बाई 3। समझा बेटा? फर्स्ट और सेकंड का पाई बाई 3, फर्स्ट और सेकंड का भी पाई बाई 3। नहीं दिख रहा? एक मिनट, थोड़ा जूम करना पड़ेगा। जूम कहां से होता है? कुछ ज्यादा ही हो गया। अब ठीक है बच्चा? चलो बनाओ बेटा, बनाओ। थोड़ा सा और पास करूं? चलो अब बेस्ट है। चलो अब बेस्ट है। थोड़ा सा जूम नहीं होता है बेटा, बहुत ज्यादा हो जाता है जूम। बनाओ बनाओ। साकेत बोलो बेटा। कुणाल, कुणाल टेस्ला साहब बोलिए। सर बोले थे थोड़ा सा बड़ा हैंड राइटिंग में लिखने के लिए सर। थोड़ा बड़ा लिखूंगा, ओके ठीक है। नरेश सर वीडियो स्पॉटलाइट कर दो सर। क्या? वीडियो स्पॉटलाइट कर दो सर। स्पॉटलाइट कर दूं? ओके। और सर ये देयर आर कर दिया स्पॉटलाइट। क्या लिखा है सर देयर आर के बाद? देयर आर 3 लाइट वेव्स। 3 लाइट वेव्स, ठीक है सर। There are 3 light waves of same intensity I naught interfere such that phase difference between first and second wave is pi by 3 और second और third wave उसका भी pi by 3। ठीक है? तो देखो सवाल कहता है find resultant intensity, find resultant intensity on interference। इंटरफेरेंस के बाद रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा? बोलो भाई। गैलेक्सी J6 सर ये फर्स्ट बोर्ड है ना? क्या? फर्स्ट बोर्ड है ना? हाँ फर्स्ट पेज है बेटा। हाँ थैंक यू। होम कोई बात नहीं। हाँ मॉल खुला है बेटा, आ जाओ। मॉल खुला है, आ जाओ। चल चलो बना क्वेश्चन बना। बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया। 2i, 3i, 4i,
9i, i, 6i, 2i, ये आंसर आ रहा है। हाँ सर, एस्टिमेट कर लूंगा तुम्हें, ओके। युवराज, युगराज, अमर्थ 2i। चलो देख बच्चा, मैं बनाता हूं, देख बेटा सॉल्यूशन में, देख बेटा अगर लिखा है सेम इंटेंसिटी, है ना, तो अगर सेम इंटेंसिटी है बेटा, इसका मतलब सेम एम्पलीट्यूड है ना। सेम इंटेंसिटी मतलब सेम एम्पलीट्यूड, है ना बेटा। तो अब देखो, अगर इन तीनों को फेज डिफरेंस π/3 में ऐड किया जाए तो डायग्राम कैसे बनेगा, देख बच्चा, ये हमारा एम्पलीट्यूड ए है ना। अब देखो π/3 फेज आगे, π/3 फेज आगे, तो ऐसे बेटा ए, फिर π/3 फेज आगे, है ना बेटा, π/3 फेज आगे और फिर π/3 फेज आगे, तो फिर ए हो गया बेटा, बोलो ठीक है। तो ये ए सभी एंगल बच्चा 60 डिग्री, है ना। तो बिल्कुल समझते होगे तुम कि इन तीनों का जो रिजल्टेंट आएगा बच्चा, वो इसी लाइन पे आएगा, बोलो आएगा ना, बोलो है कि नहीं। तो इस लाइन पे रिजल्टेंट क्या लिखोगे, लिखोगे बच्चा ए रिजल्टेंट इक्वल टू ए प्लस इसका कंपोनेंट ए कॉस 60 इंटू 2, है ना बेटा। तो कितना हो गया, ये आ गया एम्पलीट्यूड हमारा 2a, ठीक है। तो देख बेटा एम्पलीट्यूड दुगना हो गया, इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगा, बोलो, बिकॉज इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो क्या कह दोगे बेटा, इसका मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4i। ठीक है बच्चा, लिख लो इसको। ए रिजल्टेंट, देख बेटा ये 3 वेक्टर समझो, इसको 3 वेक्टर समझो, इस तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। ये एम्पलीट्यूड ए, ये एम्पलीट्यूड ए, ये एम्पलीट्यूड ए, है ना। इसके अबाउट सिमेट्री है ना, तो लाइन ऑफ सिमेट्री पे आएगा रिजल्टेंट, है ना बेटा। तो एम्पलीट्यूड डबल हो गया, है ना। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। तो एम्पलीट्यूड अगर दुगना आ रहा है तो इंटेंसिटी 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। चलो बच्चा इरेज कर रहा हूं। तो देख बेटा इंटरफेरेंस वगैरह की बात हो गई, है ना, ठीक है। अब देख बच्चा, बात की जाए अब कोहेरेंस एंड इनकोहेरेंस, कोहेरेंस एंड इनकोहेरेंस, है ना बेटा, इन लाइट सोर्सेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान देना इस बात को, है ना। अब हम बात करते हैं बेटा कोहेरेंस एंड इनकोहेरेंस इन लाइट सोर्स, है ना बेटा। हम सब लोग समझते हैं बेटा, हमें 2 वेव का या 2 से अधिक वेव का इंटरफेरेंस कराना है बेटा, है ना। 2 या 2 से अधिक वेव का इंटरफेरेंस कराना है ना। ये 2 वेव कहां से आएंगी, 2 सोर्सेस से आएंगी, है ना बेटा। उन सोर्सेस के बारे में हमें बात करनी है, ठीक है बच्चा, ठीक है। तो क्या लिखोगे, देखो पहला पॉइंट बेटा हम कहेंगे इफ वेव्स इन इंटरफेरेंस, जो वेव्स इंटरफेरेंस में आ रहा है बेटा, है ना। इफ वेव्स इन इंटरफेरेंस हैव phase difference constant with time, है ना बेटा, कांस्टेंट विथ टाइम। 2 वेव का अगर फेज डिफरेंस क्या हो,
समय के साथ बदलना नहीं चाहिए, है ना बेटा। देन द waves are called to be derived from coherent sources, है ना बेटा। otherwise incoherent। समझा बेटा। जो दो वेव का आपस में इंटरफेरेंस होने वाला है, अगर उन दोनों वेव का फेज डिफरेंस समय के साथ नहीं बदलेगा तो हम क्या कहेंगे कि ये वेव्स कोहेरेंट सोर्सेज से आए हैं, है ना। और अगर बदलेगा तो हम कहेंगे क्या बेटा, इनकोहेरेंट सोर्सेज से है। ठीक है, बात समझ में आया बेटा। ठीक है, देख बच्चा, अब कहते हो कोहेरेंट से होगा तो क्या होगा, कोहेरेंट से होगा तो क्या होगा, है ना। तो देख बेटा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिखा था तुम, लिखा था बेटा I रिजल्टेंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाइव। बोल बेटा, कहा था तुमने ऐसा। अब सोचो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो, फेज डिफरेंस पे, है ना बेटा। अब सोचो, मान लिया ये एक सोर्स S1, ये एक सोर्स S2, है ना। अब अगर इन दोनों का वेव का इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस हुआ, है ना बेटा, तो इस वाले पॉइंट का इंटेंसिटी अगर हम मेजर करें तो ये फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है बेटा। बोलो, फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। अगर हमने कहा कि ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं, अगर ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो क्या कहोगे, फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा बेटा। बोलो, अगर टाइम के साथ फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, इसका मतलब इस वाले पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी बेटा ये होगी कांस्टेंट, है ना। लेकिन अगर ये फेज डिफरेंस समय के साथ बदलना शुरू कर दे तो इस वाले पॉइंट की इंटेंसिटी भी समय के साथ बदलेगी। बोलो बच्चा, है ना। इसका मतलब क्या होगा, अगर कोहेरेंट सोर्सेज होंगे बेटा तो इस वाले पॉइंट का इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगा, और अगर इनकोहेरेंट होंगे तो इस पॉइंट का इंटेंसिटी वैरी करता रहेगा। बोलो बेटा, समझ गया। ठीक है, तो क्या कहोगे, अगर कोहेरेंट सोर्सेज है बेटा, है ना, तो कैसा मिलेगा, तो कहोगे स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना बेटा। अगर कोहेरेंट है बेटा तो क्या होगा, स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न होगा बच्चा, है ना। और अगर इनकोहेरेंट होगा, है ना बेटा, तो अनस्टेबल होगा। बोलो, अनस्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न होगा बेटा, है ना। बात समझ गया। ठीक है, अब देख बच्चा, आखिर ये फेज डिफरेंस क्या है, देखते हैं। तो फेज क्या लिखे थे बताओ, तुमने लिखा था E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, यही था बच्चा। सुनना ध्यान से, फाइव क्या है बोलो, फेज कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, है ना बेटा। अब देखो कि एक्स, अगर मैंने कह दिया कि एक फिक्स्ड पॉइंट है, ये एक फिक्स्ड पॉइंट है ना बेटा, तो अगर ये फिक्स्ड पॉइंट है तो फिर ये डिस्टेंस x1 और x2 कांस्टेंट रहेगा। बोलो बेटा, है कि नहीं। इसका मतलब बताओ कि फेज डिफरेंस मेनली फेज किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बोलो, ओमेगा एंड टी, है ना बेटा। अब सोचो, अगर मैं कहूं दो वेव का फेज, क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे पहले वाले का फेज θ1 ओमेगा 1t माइनस k1 x प्लस φ1, θ2 ओमेगा 2t माइनस k2 x2 प्लस φ2, है ना बेटा। x1 x2 अलग हो सकता है बेटा, लेकिन t1 t2 तो नहीं बोल सकते ना। बोलो, जिस पॉइंट पे
दोनों वेव मिल रही है बेटा, उन दोनों को एक ही समय पर पहुंचना पड़ेगा, तो टाइम तो सेम ही है ना। अब सोचो इन दोनों का डिफरेंस, मैं ये चाहता हूं कि टाइम पे डिपेंड ना हो, है ना, टाइम का फंक्शन ना हो, तो क्या करना चाहिए? बोलो 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 बच्चा, अगर तुम टाइम का फंक्शन सेम करना चाहते हो टाइम का फंक्शन ना हो, तो क्या करोगे? ओमेगा सेम कर दोगे। ओमेगा सेम का मतलब क्या? सेम फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा। ओमेगा का मतलब क्या? सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चा, तो अब क्या कहेंगे? देखो तीसरा पॉइंट, हम कहेंगे यूजुअली, यूजुअली, है ना बेटा, सोर्सेज प्रोड्यूसिंग वेव्स इन सेम फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा। यूजुअली, सामान्यतः, सामान्यतः, है ना, जब वो सेम फ्रीक्वेंसी में प्रोड्यूस करते हैं बेटा, है ना, ठीक है, आर कोहेरेंट, है ना बेटा। यूजुअली सोर्सेज प्रोड्यूसिंग वेव्स इन सेम फ्रीक्वेंसी आर कोहेरेंट, सामान्यतः ऐसा होता है, इन जनरल ऐसा होता है ना बेटा, ठीक है। लेकिन लाइट का सोर्स अपने आप में स्पेशल है ना। बोलो क्यों? तो कहोगे लाइट का सोर्स में अनोखी बात क्या है बेटा, कि फोटोन कैसे निकलता है? बोलो, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट करता है और डी एक्साइट करता है तो निकलता है। बोलो बेटा, है ना। अब सोचो, मान लो अब मैं कहूं कि तुम्हारे पास दो एटम, ये हाइड्रोजन एटम बच्चा, ये भी हाइड्रोजन एटम, है ना, ये भी चौथे एक्साइटेड स्टेट में और ये भी चौथे एक्साइटेड स्टेट में, है ना। मान लिया चौथे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में इसका है इलेक्ट्रॉन, है ना, इसका भी है चौथे से तीसरे में। बोल बेटा, ठीक है। तो दोनों में फोटोन के निकलने वाले की फ्रीक्वेंसी सेम होगी सेम, है ना। अब चलो मान लो, अब मैं कहूं 10 एटम इधर और 10 एटम इधर, है ना बेटा, इसके 10 एटम में डी एक्साइटेशन होगा और इसके 10 एटम में भी डी एक्साइटेशन होगा। तो क्या तुम श्योर बोल सकते हो बेटा कि दोनों का फोटोन का इमिशन एक साथ होगा? बोलो, नहीं ना बोल सकते हो बेटा। पहला फोटोन साथ निकल गया तो दूसरा साथ निकलेगा कि नहीं? नहीं बोल सकते ना बेटा, है ना। तो लाइट के सोर्सेज में ये अनोखी बात है बेटा कि सेम फ्रीक्वेंसी होते हुए भी वो इनकोहेरेंट हो जाता है ना बेटा, ठीक है। यूजुअली साउंड वगैरह में क्या कहते हैं कि सेम फ्रीक्वेंसी होगा तो कोहेरेंट, लेकिन अब सेम फ्रीक्वेंसी से काम नहीं चलेगा, है ना बेटा, ठीक है। क्या लिखेंगे इस बार हम लोग कि देखो बेटा, इन लाइट सोर्सेज, इन लाइट सोर्सेज, इन लाइट सोर्सेज, है ना बेटा। लाइट सोर्स के बारे में ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? मैं लिख रहा हूं कैपिटल लेटर्स में ताकि तुमको ध्यान जाए इस पे ऊपर। टू इंडिपेंडेंट, टू इंडिपेंडेंट, टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेस, लाइट सोर्सेस, है ना बेटा, कैन नेवर बी कोहेरेंट। समझा बच्चा? इस बात को ध्यान रखना है ना बेटा, कि लाइट के दो इंडिपेंडेंट सोर्स ये कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। समझे बेटा, है ना। लाइट के इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, है ना बच्चा, ठीक है। तो अब सोचो, लाइट के इंडिपेंडेंट सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते, इसका मतलब अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। क्या? कि एक ही सोर्स से तुम दो बनाओ सोर्स, है ना बेटा, एक ही सोर्स से तुम दो सोर्स बनाओ, यही रास्ता बचता है हमारे पास, है ना बेटा। कैसे करेंगे देखते हैं, पहले इसको लिख लो। हर्ष बोलो बच्चा। सर आपने ना पहले वाले चैप्टर में बताया कि ना लाइट है ना कॉन्ट्रास्ट के फॉर्म में होती है। फिर से बोलना। हाँ, लाइट पहले आपने पहले चैप्टर में बताया कि लाइट्स कॉन्ट्रास्ट के फॉर्म में होती है, कॉन्ट्रास्ट पैकेट्स के फॉर्म में। क्वांटम के फॉर्म में होती है, हाँ सही बात, यस क्वांटाइज सर। होती है। तो फिर लाइट का जो पार्टिकल नेचर है उसका कोई पर्टिकुलर लेंथ तो होगी ही ना, दो पार्टिकुलर लेंथ तो होगी ही ना लाइट की, पर्टिकुलर लेंथ।
क्वांटास की पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग। आवाज ही नहीं अच्छे से आ पाती, आवाज तो आ रही है लेकिन तुम्हारी भी साउंड यहाँ इको कर रही है, तो पता नहीं चल पा रहा मुझे। एक बार धीरे धीरे बोलो। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो क्वांटास होते हैं ना, जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर लेंथ तो होगी ही ना। पार्टिकुलर लेंथ, हाँ, हाँ तो फिर आप जब हम उसे वो कोहेरेंट करेंगे तो फिर है ना, हो ये भी तो हो सकता है कि एक पार्टिकल के वो पर्टिकुलर लेंथ के बीच में जाके ना कोहेरेंट करे। बेटा फोटोन जो हमारे होते हैं ना बेटा, यस ये सर। समझो वेव के पल्सेस हैं। फोटोन जो हमारा है वेव के पल्सेस हैं, यस है ना। सर। हर के बीच में गैप होता है, ओके सर। हर दो फोटोन के बीच में गैप होता है लगभग 1 नैनो सेकेंड के ऑर्डर में। ओके सर। जबकि साउंड वेव वगैरह में क्या था, हम मानते थे कंटिन्यूअस डिस्टरबेंस है। यस सर। तो इनका सोचना थोड़ा डिफरेंट है बेटा। कि दो फोटोन अगर निकले एक दो सोर्स से अगर दो फोटोन निकलेंगे तो उन दोनों हमेशा आइडेंटिकल फेज में होंगे, जरूरी तो नहीं है बेटा। यही समस्या यहाँ पे आ रही है ना। यस सर। कुणाल बोलो। सर ये आपने पहला दिखाया था कि जो वेव इन इंटरफेरेंस के अंदर फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है टाइम के अंदर, टाइम के साथ। तो सर अगर हम मान लें कि 0 से 1 सेकंड के बीच में अगर फेज डिफरेंस π/3 था, और उसके बाद 1 से 2 सेकंड के बीच के अंदर अगर फेज डिफरेंस हमने π/3 ऐड कर लिया, तो वो कांस्टेंट रहेगा ना उसके टाइम के रिस्पेक्ट में। तो वही तो समस्या आ रही है कि लाइट का वेव नॉर्मली वेव जैसा नहीं होता है। मैंने क्या लिखा, यूजुअली सोर्सेज, मैंने कहा आम हमेशा सोर्सेज जो होते हैं सेम फ्रीक्वेंसी वाले कोहेरेंट होते हैं, है ना। लेकिन लाइट में ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि फोटॉन्स निकलने से बनते हैं बेटा वेव्स। और फोटोलाइट के दो सोर्सेज अगर पहला इमिशन एक साथ भी किया तो अगला इमिशन एक साथ करेगा, इसकी गारंटी नहीं है। नहीं है सर, वो सर क्लियर नहीं हो पा रहा कि मतलब कौन से, मतलब 0 से 1 सेकंड के बीच में फेज डिफरेंस इनिशियल π/3 था, और 1 से 2 सेकंड के बीच में भी π/3 था, तो वो तो, और या फिर उसके अंदर π/3 के अंदर π/3 ऐड हो गया दोबारा। बेटा फिर से बोल रहा हूं, फिर सुनना एक बार। जब पहला इमिशन किया मान लो, है ना, यस सर। एक का फेज कांस्टेंट φ1 है और एक का फेज कांस्टेंट φ2 है, तो फेज डिफरेंस क्या हुआ, φ1 माइनस φ2। यस सर। लेकिन जब दूसरा इमिशन किया तो अब उसका φ1 नहीं है, अब उसका φ1 डैश है और अच्छा, इसका जो φ2 चेंज हो डैश है। जाएगा। अब समझ में आया। यस सर। अच्छा, वो मतलब सेम नहीं रहेगा, वो हर सेकंड के बाद चेंज होता रहेगा क्योंकि उसमें फोटोन निकल रहे हैं। बिल्कुल। ओम सर आवाज आ रही है सही से? हाँ, तो धीरे धीरे हेलो। बोलोगे, धीरे धीरे बोलोगे तो सुन पाऊंगा। ओके सर। सर वो मैं बोल रहा था कि अपन स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न और अनस्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न बोल रहे, तो ये पैटर्न क्या है और मतलब स्टेबल अनस्टेबल क्या है, होगा समझ नहीं आया वो तुमसे। ये तुमने सही सवाल पूछा। देख बच्चा, जैसे कि मान लो इस वाले पॉइंट पे मैं इंटेंसिटी चेक करूं, है ना। यस सर। और एक दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे चेक करूं, है ना बेटा, पॉइंट ए यस और सर। पॉइंट बी पे। इन दोनों का फेज डिफरेंस अलग अलग, है ना बेटा। तो मैंने मान लिया कि यहाँ मैक्सिमा है और यहाँ मिनिमा है ना। ठीक है। स्टेबल का मतलब ये हुआ कि इस जगह पे हमेशा मैक्सिमा और इस जगह पे हमेशा मिनिमा। अच्छा, जैसे साउंड वेव्स में हम करते थे। हाँ। और अनस्टेबल का मतलब हुआ जहां मैक्सिमा है वहां कुछ देर के बाद मिनिमा हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो यही सर पैटर्न होगा, और ये जो मैक्सिमम मिनिमा पैटर्न का हुआ, है। मैक्सिमा मिनिमा पैटर्न हुआ। हाँ, तो जैसे अपन साउंड वेव में करते भी थे कि हमेशा एक जगह पे मैक्सिमम मान लेते थे लैम्डा के हिसाब से, और फिर तो वो तुम स्टेबल की बात करते थे, जो पहले साउंड में पढ़े हो ना, वो स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न है ना बेटा। मतलब वो क्योंकि लेकिन जब हाँ, स्टेबल लाइट नहीं से होता है, जब कोहेरेंट रहता स्टेबल है। नहीं होता है ना बेटा साउंड में, तो तुमने पढ़ा था बीट्स, याद है बीट्स। हाँ, बीट फ्रीक्वेंसी। हाँ इंटेंसिटी के वेरी करने के फ्रीक्वेंसी को बीट्स कहते हैं ना बच्चा, है ना। तो वैसे ही लाइट में बीट्स हो सकता है बेटा, लेकिन लाइट के बीट्स को हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बिकॉज लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जानते हो ना, 10 टू द पावर 15 सेकेंड ऑर्डर में होती है बेटा। यस सर।
है ना? तो यहाँ बीट्स होता तो है Yes. लेकिन हम देख नहीं सकते, इसलिए लाइट्स में हम अनस्टेबल की बात करेंगे ही नहीं। बात समझ गए? ओके सर, ठीक है? यस सर, हाँ। यस सर। देखो तो बच्चा, मतलब सर जैसे सर जैसे बोलो हमने बोलो। बोला यूजुअली सोर्स प्रोड्यूसिंग वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी आर कोहेरेंट, मतलब अगर दो साउंड के सोर्सेस लिए और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसमें मतलब एक कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा हाँ इसके हाँ, लिए, बिल्कुल बिल्कुल मतलब वो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, साउंड में और कॉन्स्टेंट अगर रहेगा। दो अलग फ्रीक्वेंसी लिए तो बस इनकोहेरेंट बन जाएंगे वो, है ना? बस हाँ। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, वेलकम। अंशुल बोलो। सर अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो तो इसका मतलब वो किसी टी टाइम पे हो रहा होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर दो वेव्स के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो वो टी टाइम पे और एक्सपोजिशन पे टी टाइम के लिए होगा ना। हाँ किसी एक समय के लिए ऐसा होगा, लेकिन हम चाहते हैं क्या कि उस जगह पे टाइम पे डिपेंड ना करे, उस जगह पे हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो हम बोल रहे हैं यस स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न। सर एक और पूछना था कि जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 लाइट वेव्स वाला था, उसमें सर अगर इंटेंसिटी को वेक्टर मान ले तो। इंटेंसिटी वेक्टर कैसे मानोगे बेटा, वो स्केलर होता है ना। अच्छा इंटेंसिटी यस, स्केलर होता है बच्चा, एम्पलीट्यूड को मानते हैं ना फेज डायग्राम का कैलकुलेशन के लिए। वेक्टर हालांकि देख बेटा, एम्पलीट्यूड भी वेव भी वेक्टर नहीं होता, लेकिन वो मैथमेटिक्स का एक शॉर्टकट है। अच्छा तो इंटेंसिटी यूज नहीं कर सकते मतलब। इंटेंसिटी में नहीं करना चाहिए, है ना। ओके सर। देख बच्चा आगे देख, क्या कहेगा, ऑन इंटरफेरेंस विथ इनकोहेरेंट सोर्सेज, है ना बच्चा। सोर्सेज कैसे हो बच्चा, इनकोहेरेंट हो, है ना बेटा। तो मैंने क्या कहा, इनकोहेरेंट होगा तो अनस्टेबल पैटर्न होगा, अनस्टेबल पैटर्न होगा तो इंटेंसिटी वेरी करेगी, है ना, लेकिन इतनी तेज वेरी करेगी कि तुम उसके पैटर्न को देख ही नहीं पाओगे, तुम्हें लगेगा कि वो हर जगह इंटेंसिटी कांस्टेंट है ना। जैसे कि सोचो तुम्हारे घर में जो तुम बल्ब इस्तेमाल करते हो बेटा, वो तुम्हारे घर में अल्टरनेटिंग करंट आता है ना बेटा। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या है, वेरिएबल करंट। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो करंट वेरिएबल है बेटा, इसका मतलब बल्ब का जो ब्राइटनेस है, ये ब्राइटनेस भी वेरिएशन है, बोलो कांस्टेंट नहीं है ना। लेकिन वो फास्ट वेरी करता है बेटा, तो हम लोग को पता नहीं चलता, हमें लगता है कि वो कांस्टेंट है ना बच्चा। ठीक है, तो जबकि एसी का फ्रीक्वेंसी मात्र 50 हर्ट्ज है बेटा, है ना, जबकि देख लाइट का फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 15 होता है विजिबल लाइट के लिए, है ना। यहाँ तो और बहुत ज्यादा है, देखना ही इम्पॉसिबल है ना। तो इन कोहेरेंट सोर्सेज में तुम क्या कहोगे कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगा बेटा, वो तुम कहोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड सो ऑन, बोलो बेटा, है ना। जैसे कि तुम्हारे कमरे में अगर एक बल्ब लगाओ बेटा, है ना, लेकिन जब तुम दूसरा बल्ब लगाते हो तुम्हें लगता है रोशनी दुगनी हो गई, है ना। बात समझते हो ना। तो इसमें बेटा फेज बेस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। अब देखो अगला पॉइंट, अब कहेंगे बेटा कि अगर हमें क्या चाहिए, कोहेरेंट सोर्स चाहिए, है ना बेटा। हमें क्या चाहिए, कोहेरेंट सोर्सेज इन लाइट, है ना बेटा। ठीक है, तो देख बेटा इस वाले में देखो, मैंने कहा था ना कि अलग अलग सोर्स जो होंगे बेटा ये कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। तो मैंने क्या कहा था कि हमारे पास अब एक ही रास्ता है बेटा कि एक ही सोर्स से हम बनाए दो सोर्स, है ना बेटा। तो एक ही सोर्स से दो सोर्स कैसे बनाओगे, एक ही सोर्स से दो सोर्स कैसे बनाओगे, दो रास्ते हैं। एक रास्ता देखो, पहला रास्ता हम कहते हैं क्या, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, है ना बेटा। इसमें क्या होता है देखो कि मान लो ये कोई मोनोक्रोमेटिक सोर्स है बेटा, है ना। तुम कहते हो ना ये सोर्स का ऐसे ऐसे बनता है बेटा वेव फ्रंट्स, बोलो बेटा, कहते हो ना। और ये भी तुमने कहा था कि वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करता है ना बेटा।
तो इसका मतलब ये सब भी पॉइंट्स क्या है बेटा, सोर्स है। तो हम क्या करेंगे, एक ही वेव फ्रंट के 2 पॉइंट चुन लेंगे, है ना बेटा। तो अब क्या बन जाएगा बोलो, ये सब बन जाएंगे हमारे कोहेरेंट सोर्सेस। बोलो बेटा, बात समझ गया ना, ये बन जाएगा हमारा क्या बच्चा, कोहेरेंट सोर्सेस, ठीक है ना। ये हुआ डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। दूसरा देखो, एक और तरीका है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड, है ना बेटा, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। इसमें क्या करोगे, तो देख बेटा, इसमें क्या करेंगे कि मान लो कोई बाउंड्री, मान लो बच्चा कोई बाउंड्री, है ना, ठीक है। अब देखो बेटा, जब कोई वेव आके इस पे गिरेगा, है ना, तो हम सब लोग जान देंगे बेटा कि रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है। तो यहां से रिफ्लेक्शन भी होगा बेटा और रिफ्रैक्शन भी होगा, बोलो होगा ना, रिफ्लेक्शन भी होगा और रिफ्रैक्शन भी होगा, है ना बेटा। तो देखो ये दोनों वेव जो है बेटा, इस वाले पॉइंट तक तो एक साथ आई ना, इसके बाद में टूट गया बेटा, बोलो, है ना। तो ये दोनों वेव कैसे बन जाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेस बन जाएंगे बच्चा, है ना। इनका एम्पलीट्यूड मतलब इंटेंसिटी, एनर्जी दो हिस्से में बट गई। एनर्जी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा, एनर्जी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो हम कहते हैं ना इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो इसका एम्पलीट्यूड बेटा 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, समझा। तो ये 2 तरीके हमारे क्या है, कोहेरेंट सोर्स पाने के तरीके हैं, ठीक है बच्चा, लिख ले। लिख ले बच्चा। लिख लो बच्चा। अब देखो, अब जब तुम कोहेरेंट सोर्सेस पा लिए, अब जब तुम कोहेरेंट सोर्सेस पा लिए, है ना बेटा, तो अब मैं लिख रहा हूं बेटा फेज डिफरेंस इन केस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस, है ना बेटा। अगर तुमने कोहेरेंट सोर्सेस पा लिए, कंफर्म हो गया कि वो कोहेरेंट सोर्सेस है ना बेटा, तो क्या कहेंगे कि फेज डिफरेंस इज ओनली ड्यू टू पाथ डिफरेंस, है ना बेटा। इसके बीच में जो कोई भी फेज का डिफरेंस है वो किसकी वजह से है, पाथ के डिफरेंस की वजह से है ना बेटा। और पाथ का डिफरेंस क्या लिखते हो, याद है ना, डेल फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल एक्स, है ना बेटा। बात समझे ना, एक वेव ट्रेवल किया डिस्टेंस x और एक वेव ट्रेवल किया x प्लस डेल्टा x, तो इस वाले पॉइंट का जो फेज डिफरेंस होगा बेटा वो क्या होगा, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x, है ना बेटा, ठीक है। क्या होगा, 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा x, ठीक है। अब तुमने कहा था कि मुझे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, है ना बेटा। अगर तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए, है ना बेटा, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कहा था, बोलो कि फेज डिफरेंस इक्वल टू 2n पाई। बोलो बेटा, फेज डिफरेंस इक्वल टू 2n पाई। इस वाले को यहां पुट कर दो, इस वाले को यहां पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा। इसका मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, है ना। और अगर कहते हो बेटा कि हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं चाहिए, मुझे अब चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना बेटा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या कहोगे, डेल्टा फाई इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, कहा था ना, प्लस भी कर सकते हो बच्चा, माइनस भी कर सकते हो। इस वाले को यहां पुट करो, क्या होगा, डेल्टा x इक्वल टू n प्लस माइनस हाफ लैम्डा, है ना बेटा। क्या मैंने कहा था, प्लस करने पे कहां से स्टार्ट करना होता है, 0 से, और माइनस करोगे तो 1 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। लिख लो, लिख ले बच्चा। फेज डिफरेंस इन केस ऑफ कोहेरेंट सोर्सेस,
अमरेश बोलो बेटा, बोलो अमरेश। हाँ सेम टू। अरे इतने बच्चे हैंड रेस कर रखे हो, बोलता क्यों नहीं अमरीश, बोलो। सर गलती से हैंड रेज हो गया था लगता है। कोई बात नहीं। निखिल सर बोलो। सर जो आपने ये बनाया था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में, हाँ सर आपने कहा था जो इंटेंसिटी है हम्म वो मतलब इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड आपने कुछ उसका रिलेशन बताया था सर। मैंने कहा बेटा कि इंटेंसिटी जो है प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। यस सर, हाँ ये तो है। इंटेंसिटी अगर दो हिस्सों में बढ़ गई, इसका मतलब एम्पलीट्यूड भी दो हिस्सों में बढ़ गया, यस सर। इसलिए उसका नाम क्या था, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। यस सर। निशांत सर बोलो। सर आपने जो ये दो मेथड बताए हैं सर कोरेंट सोर्स के, सर मैंने कहा कोहेरेंट सोर्स बनाने के दो तरीके हैं। हाँ सर, सर ये दो मेथड सर थोड़ा समझ में नहीं आया सर। मैंने कहा देखो बेटा, दो अलग अलग सोर्स से काम नहीं बनेगा ना, हाँ सर। तो एक ही सोर्स को दो हिस्सों में बांटना पड़ेगा ना। हाँ सर। तो कहा एक ही सोर्स को दो हिस्सों में बांटने का तरीका यही था कि एक को क्या करो, उसके वेव फ्रंट के, किसी वेव फ्रंट के, सिंगल सोर्स के वेव फ्रंट के दो पॉइंट को मान लो दो सोर्स के जैसा। अच्छा सर, ठीक है। ठीक है सर। नेक्स्ट सर। माही बोलो बेटा। सर ये डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड वाला एक बार से समझा दीजिए डायग्राम। बेटा जब लाइट गिरेगी किसी बाउंड्री पे, से यस मान सर। लीजिए हमारा एयर है और ये कोई मीडियम है, तो लाइट जब गिरेगी बेटा तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन साथ में होता है ना। यस सर। तो रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन साथ में होगा तो एनर्जी बढ़ जाएगी दो हिस्सों में। यस सर। तो अगर हम यहाँ तक देखें दोनों वेव साथ में आए थे ना बेटा, यस सर। तो यहाँ तक इन दोनों वेव का फेज सेम था ना। यस सर, दोनों वेव का फेज सेम। इसके आगे अलग हुआ होगा, यस सर। है ना। तो किसी भी तरह से इन दोनों को मिला दें आपस में कहीं पे हम, है ना, तो ये दोनों वेव कोहेरेंट सोर्स जैसा बिहेव करेंगे ना। यस सर। अब समझ में आया। यस सर, समझ गया, थैंक यू सर। बेटा अब इतने बच्चे बातें करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा बेटा कोर्स में, है ना। हम इन दोनों का देख बेटा, इन दोनों का एग्जाम्पल है, इन दोनों का बच्चा एग्जाम्पल है, चिंता मत करो तुम, ठीक है। इन दोनों के दो तरीके जो सीखे अभी हम लोगों ने बेटा, है ना। जो मैंने तुम्हें कहा एक सोर्स से दो सोर्स कैसे बनाओगे, है ना, ये दो मेथड के आधार पे हमारा ये चैप्टर अभी दो हिस्सों में बढ़ गया। ठीक है बेटा, दो हिस्सों में चैप्टर बढ़ गया। ठीक है बेटा, जो हमारा पहला हिस्सा है, जो पहला हमारा हिस्सा है बेटा, ये हमारा है क्या, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, है ना बेटा। यह है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको हम लिखेंगे YDSE। ठीक है बेटा, ये YDSE है ना बेटा, किसके ऊपर बेस्ड है, ये हमारा बेस्ड है ऑन डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट पे बेस्ड है। अच्छा बच्चा कौन लिख रहा है बार बार डिस्कशन। अच्छा होमवर्क बहुत ज्यादा था क्या रे, होमवर्क ज्यादा दिया हुआ था क्या। आपका बच्चा लिख रहा है यस, कोई लिख रहा है नो। चलो फिर डिस्कस ही करते हैं, चलो हटाओ, आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, चलो डिस्कस ही करते हैं फिर।
कल स्टार्ट करेंगे इसके आगे। चल बच्चा, हाँ कल क्लास लूंगा मैं, कल क्लास होगी। कल तुम लोग की 8 बजे क्लास है क्या? कल 8 बजे क्लास है क्या सुबह? नहीं है ना? ठीक है, हाँ है तो ठीक है, रात में ही लेंगे, रात में क्लास लेंगे बेटा फिर कल। अब देखो तुम लोग से पूछ के फायदा कुछ नहीं है, तुम लोग से पूछे कोई फायदा नहीं है। मैं आज शाम तक मैं ग्रुप पे टाइम लिख दूंगा, है ना? क्यों निकालो, सीट निकालो। मॉडर्न के एक्सरसाइज 3.1। हाँ डाल दूंगा बैठा दूंगा। निकालो मॉडर्न फिजिक्स निकालो। निकालो एक्सरसाइज 3.1। रितिका बोलो बेटा क्या पूछना है? नरेश, सर वो कल सेकंड स्लॉट हमारा दोनों को खाली है सर, सेकंड स्लॉट में ले लो। हाँ मैं बात कर लूंगा, एक दो बच्चे से बात करूंगा, चिंता मत करो। ये सर फर्स्ट स्लॉट में हमारी ओसी की है और थर्ड स्लॉट में जेपीए की ओसी की है। क्यों निकालो। एक्सरसाइज 3.1 में डाउट बोलो कौन सा? नकुल को पूछना है क्वेश्चन नंबर 2, असद को पूछना है 8, 9, 10। पहले 2 नंबर देखो, 2 नंबर देख बच्चा। In the accelerating potential in the X-ray tube is increased, the wavelength of characteristics X-ray do not change, है ना बेटा? कहता है अगर हम एक्सरे वोल्टेज बढ़ा देंगे, है ना बेटा, लेकिन ये किसकी बात कर रहा है बोलो? कैरेक्टरिस्टिक्स का बात कर रहा है ना बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स को वोल्टेज से कोई मतलब नहीं है ना बेटा। जो वोल्टेज वाला फॉर्मूला होता है वो कंटिन्यूअस का होता है ना बेटा। बोलो, इसका मतलब पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड देखो बेटा, when an electron beam strikes the target in X-ray tube, part of the kinetic energy is converted into X-ray energy, है ना बेटा। ये किसके बारे में बात किया है? ये स्टेटमेंट बेटा कंटिन्यूअस एक्सरे के बारे में है, बोलो, है ना। और यहाँ बात की गई है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की। दोनों बेटा अलग अलग बातें कर रहा है ना, तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है ना। नौसीन को पूछना है नंबर 3। देख बेटा नंबर 3 में इलेक्ट्रॉन विथ de Broglie wavelength lambda, electron with de Broglie wavelength lambda fall on the target in the X-ray tube, ठीक है बेटा। एक्सरे ट्यूब में गिरता है बेटा ये। अब कहता था कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड एक्सरे इज,
तो देख बेटा जो इलेक्ट्रॉन गिरा है उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन का बच्चा डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारा लैम्डा है ना। तो देख बेटा अगर इसका डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा है, इसका मतलब लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी हो गया बेटा। इसका मतलब मोमेंटम कितना हो गया बोलो, एच बाई लैम्डा। तो देख बेटा मोमेंटम अगर एच बाई लैम्डा हो गया तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई बेटा, पी स्क्वायर बाई टू एम हो गई है ना बेटा। पी स्क्वायर बाई टू एम हो गया, इसका मतलब 1/2m ऑफ एच स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर, इसका मतलब एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर। बोल बेटा ठीक है ना। तो देख बेटा जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी वही तो एक्सरे में कन्वर्ट होगी बेटा। तो एक्सरे में कन्वर्ट होगी तो एच सी बाई लैम्डा, इसका मतलब एच स्क्वायर बाई 2m लैम्डा स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। कौन सा कट ऑफ है ना बेटा, तो निकाल लो लैम्डा कट ऑफ। ठीक है तो देखो 4 नंबर कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सा गलत है एक्सरे के बारे में, है ना बेटा। पहला वाला वेवलेंथ ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे डिक्रीजेस व्हेन द एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट इंक्रीजेस, है ना बेटा। है पूछ रहा है कौन सा गलत। तो देख बेटा फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या लिखा था, फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या लिखे हो, जो हमारा मोसलेस लॉ है बेटा, मोसलेस लॉ क्या कहता है फ्रीक्वेंसी के बारे में, बोलो। मोसलेस लॉ फ्रीक्वेंसी के बारे में क्या कहता है बेटा, कहता है ना, बोलो क्या, रूट एफ इक्वल टू ए ऑफ जेड माइनस बी, है ना बेटा। अब देखो अब कहते हो बेटा कि अगर जेड बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, बोलो बेटा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगा, है ना बेटा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है ना बेटा। हमें ढूंढना है गलत ऑप्शन बी। देखो कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे डिपेंड अपॉन एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट। तो देख बेटा कट ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, कितना बेटा एच सी अपॉन ईवी। देखते बेटा इसमें कहीं भी एटॉमिक नंबर तो है नहीं, इसका मतलब जेड पे डिपेंड नहीं करता है ना, ये तो गलत हो गया बी। सी कहता है बेटा इंटेंसिटी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिकल पावर गिवन बाय द एक्सरे ट्यूब, है ना बेटा। जितना एक्सरे ट्यूब में पावर दोगे बेटा, है ना, उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे बेटा तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, बोलो है ना। डी कहता है कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द कंटीन्यूअस एक्सरे डिपेंड्स ऑन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्सरे ट्यूब, है ना बेटा। ईवी जो लिखे हो ईवी, इस ईवी क्या है, ये है ना बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये भी हमारा सही है, तो गलत ऑप्शन ओनली बी, गलत ऑप्शन बेटा ओनली बी, है ना। समझा बच्चा। अब देखो आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6, 5 पूछा किसी ने, किसने 5 पूछा था, 5 देखो, ये तो कॉम्प्रिहेंशन ही है। देख बच्चा इन ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन हीलियम प्लस गैस H atoms and helium plus ions are excited to their respective first excited state, है ना बच्चा। क्या हो गया, देखो बेटा कहता हाइड्रोजन और हीलियम प्लस गैस को हमने मिक्सचर बना दिया है ना। H atoms and helium plus ions are excited to their respective first excited state, पहले excited state तक excite किया हुआ है। Subsequently H atom transfer their total excitation energy to the helium plus ion by collision. Assume that Bohr model of atom is exactly valid. अब देख बच्चा इस सवाल को बनाने के लिए तुम्हें कुछ डाटा की जरूरत पड़ेगी, मैं तुम्हें कहा भी था कि डाटा याद करना, है ना बच्चा। डाटा की तुम्हें जरूरत पड़ेगी, है ना। डाटा क्या होगा देखो, देख बच्चे डाटा की जरूरत पड़ेगी हमको, जैसे कि देख H, इधर बोल रहा हूं H और यहां बोल रहा हूं हीलियम प्लस। सुना ध्यान से, जब n इक्वल टू 1 कहते हो बेटा तो इसकी एनर्जी 2 कर दो, n इक्वल टू 3 कर दो, n इक्वल टू 4 कर दो, है ना बेटा। तो देखो हीलियम में हाइड्रोजन में एनर्जी होती है बेटा माइनस में 13.6,
इसमें होता है -54.4, ठीक है बेटा। सेकंड में होता है इसका -3.4, इसका होता है -13.6, इसका होता है -1.5, इसका होता है बेटा माइनस ऑफ कितना बेटा 9 से डिवाइड 9 का 54, 6.0605 कर लो, ठीक है बेटा, है ना। और देखो फोर्थ में होता है इसका 0.85, इसका होता है -3.4, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सुनना ध्यान से, देख बेटा इलेक्ट्रॉन दोनों में कहाँ है, रेस्पेक्टिव फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है बेटा और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है ना बेटा, ठीक है। अब कहता है एच एटम ट्रांसफर देयर टोटल एक्साइटेशन एनर्जी, ये पूरा ट्रांसफर कर दिया, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो यहाँ चला गया बेटा, है ना, इससे जो एनर्जी निकली वो इसको मिल गई, तो इसको मिलेगी बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, बोलो बेटा पहुंच जाएगा ना, एनर्जी का डिफरेंस सेम होना चाहिए ना बेटा। तो अब कहता है एज्यूम दैट बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम इज एक्जेक्टली वैलिड, है ना। तो पहला सवाल, द क्वांटम नंबर ऑफ द स्टेट फाइनली प्रोड्यूस्ड इन हीलियम प्लस आयन, तो देखो हीलियम प्लस आयन में कहाँ पहुंच गया हो, 4 पे ना, बोलो बच्चा, ठीक है। अब कहता है वेवलेंथ ऑफ द लाइट इमिटेड इन द विजिबल स्पेक्ट्रम बाय हीलियम प्लस आयन, हीलियम प्लस आयन का विजिबल में लाइट क्या होगा, है ना बेटा। तो सब लोग जानते हो कि ये जो एनर्जी होती है बेटा कौन सी, 3.4 से लेके 13.6 वाला, ये विजिबल में नहीं होता है ना बेटा, सब लोग जानते हो ना बात। ये तो हमारा कौन सा लाइमन सीरीज में होता है बेटा, है ना। इसका मतलब 4 से 2 इसे भी नहीं हो पाएगा, बोलो जो 4 से 2 हमारा यहाँ से यहाँ है बेटा, ये भी हमारा विजिबल में नहीं हो पाएगा। तो फिर इसको चेक कर लो और इसको चेक कर लो, बोलो बेटा इसको चेक कर लो और इसको चेक कर लो, है ना बेटा, जो विजिबल रेंज में आ रहा होगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। 7 देखो, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ n इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन हीलियम में हीलियम प्लस में, तुमको एनर्जी पता है ना बेटा, बोलो जो एनर्जी का रेशियो होगा बेटा वही काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 9 पूछना है। 9 नंबर देखो, ये पूरा पैराग्राफ ही देखना पड़ेगा। फिर देखो बच्चा, पैराग्राफ में कहता है बेटा व्हेन ए पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव अलोंग द एक्स एक्सिस बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, मान ले बच्चा कोई पार्टिकल को इसी 2 पॉइंट पे मूव करना अलाउड है, एक x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू a, इसी लाइन पे वो मूव कर सकता है और कहीं नहीं आ सकता, ठीक है। When a is nanometer dimension, its energy can take only certain specific values. The allowed energy of the particle moving in such a restricted region corresponding to formation of a standing wave with nodes at x equal to 0, x equal to a. कहता है बेटा ये दोनों पॉइंट बनेंगे नोड्स, है ना। तो कहता है बेटा wavelength of this standing wave is related to the linear momentum p of the particle according to de Broglie wavelength, ठीक है बच्चा। The energy of particle of mass m is equal to quantum, तो बताइए तुम लोग को मोमेंटम एनर्जी का संबंध है ना बच्चा। तो सवाल कहता है अलाउड एनर्जी फॉर द पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ n, एनर्जी निकालनी है बच्चा, सुनना ध्यान से। तो देख बच्चा अगर हमारा ये एनर्जी की बात हो रही है, डायग्राम की बात हो रही है बेटा, तो क्या कहोगे, एक अगर बनेगा लूप बेटा तो इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए, λ/2, है ना बेटा। तो मान लो ऐसे बन रहे हैं बेटा इसके अंदर n लूप्स, है ना। तो क्या होना चाहिए, a शुड बी इक्वल टू, क्या होना चाहिए बच्चा, a शुड बी इक्वल टू n λ/2। इसका मतलब बेटा लैम्डा इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2a/n। तो अगर लैम्डा 2a/n हो गया बेटा तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा बेटा h/λ, इसका मतलब nh/2a, है ना बेटा। इसका मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, p²/2m, इसका मतलब बेटा n²h²/8a²m, बोलो बेटा होगा, ठीक है। तब देखो बच्चा इसमें क्या पूछा था, एनर्जी a में किसके प्रोपोर्शनल है, तो 1/a² ना बेटा, बोलो 1/a² में दिख रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए। 9 देखो,
मास में दिया है एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट इज क्लोजेस्ट टू एनर्जी में ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या बच्चा? लोवेस्ट एनर्जी। लोवेस्ट एनर्जी का मतलब n इक्वल टू 1 पुट कर दो तो कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी? ये हो गया बेटा h स्क्वायर बाई 8 a स्क्वायर m। सब डाटा पुट करो आ जाएगा आंसर बच्चा, है ना। स्पीड ऑफ द पार्टिकल दैट कैन डिस्क्रीट वैल्यूज इज, क्या कहोगे? अभी तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी बेटा किसके प्रोपोर्शनल आया है? n स्क्वायर ना, और काइनेटिक एनर्जी होता है बच्चा हाफ mv स्क्वायर, इसका मतलब v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इसका मतलब बेटा v प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बोलो 11 नंबर। देखो बेटा 11 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट experiments are performed using 3 different metals p q and r। अभी वर्क फंक्शन देख बच्चा 3 वर्क फंक्शन दिया है, एक 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2.5 और 3। A light beam containing wavelength of 550 450 350 with equal intensities illuminates each of the plate। the correct IV ग्राफ कौन सा होगा, है ना बच्चा? करेक्ट IV ग्राफ कौन सा होगा? P Q और R 3 मेटल प्लेट्स है बेटा, है ना। ठीक है, तो देख बेटा अगर हम P Q और R की बात करें, है ना, 3 मेटल प्लेट की, इसमें लाइट तीनों गिरा है बेटा, 550 भी गिरा है, 450 भी गिरा है और 350 भी गिरा है ना बेटा। तो देखो बच्चा सुनना ध्यान से, अगर मैं इसको मान लू 1, इसको मान लू 2 और इसको मान लू 3, है ना बेटा, तो तुम महसूस कर सकते हो ना कि हर फोटोन की एनर्जी हम निकाल सकते हैं। बोलो बेटा E1 E2 E3, है ना। E1 कितना आ जाएगा देखो, E1 आ जाएगा 12400 बटा 550। एक मिनट रुको निकालता हूं बेटा, बारह हजार 400 डिवाइड बाई 550 2.25, ये हो जाएगा बच्चा 2.25, है ना। अब E2 देखो, E2 हो जाएगा बच्चा 12400 डिवाइड बाई 4500, ये हो जाएगा 2.75, है ना। अब देखो बेटा तीसरे वाले में 12400 डिवाइड बाई 350, ये होगा बेटा 3.54 है ना बेटा। अब सुनना ध्यान से, अगर तुम P वाले की बात करते हो, है ना, तो P में है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका मतलब यहाँ 1 भी काम करेगा, 2 भी काम करेगा, 3 भी काम करेगा। Q में क्या काम करोगे? Q में देखो बेटा, Q में 2 काम करेगा और 3 काम करेगा। R में कौन काम करेगा? देखो बेटा R में सिर्फ 3 काम करेगा। बोलो बेटा, है ना। इसका मतलब बेटा सबसे कम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो R वाले में होगा ना बेटा, बोलो है कि नहीं। तो R वाले का इंटेंसिटी, R वाले का फोटोन की संख्या, फोटोन की संख्या जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने वाली है वो कम है, इसका मतलब उसका फोटो करंट सबसे कम होगा। बोलो बेटा R वाले का फोटो करंट सबसे कम होगा, है ना बच्चा। यही देखो ऑप्शन में, तो R में सबसे कम फोटो करंट किसमें है? A में है, B में नहीं है, C में नहीं है, D में नहीं है। बोलो बेटा समझ गए? 1 2 3 का मतलब ये है बेटा कि 1 भी काम करेगा, 2 भी काम करेगा, 3 भी काम करेगा, क्योंकि ये तीनों की वैल्यू वर्क फंक्शन से बड़ी है। अब देखो 12 नंबर कहता है बेटा अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन, उन दोनों को एक्सीलरेट किए बाय रेस्ट बाय ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। आफ्टर दिस देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ आर लैम्डा ए लैम्डा पी। तो लैम्डा ए लैम्डा पी का वैल्यू निकालना है ना बेटा। देखो इतना सिंपल सवाल है ये। देखो बच्चा अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन को अगर 100 वोल्ट से एक्सीलरेट किया, दोनों का वोल्टेज सेम ना बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना गेन करेगा? तो Q इंटू वी, और Q इंटू वी क्या होता है? पी स्क्वायर बाई 2m। बोलो बेटा होगा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का संबंध। इसका मतलब बेटा P क्या होना चाहिए? P होना चाहिए स्क्वायर रूट 2mqv, है ना बेटा। अब बताओ अगर लैम्डा की निकालना चाहे तो क्या कहोगे? h बाई पी, इसका मतलब h बाई स्क्वायर रूट 2mqv। अब यहाँ देखो बेटा लैम्डा क्या आ रहा है?
प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम क्यू। इसका मतलब बेटा लैम्डा प्रोटॉन और लैम्डा अल्फा अगर करेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा बाय मास ऑफ प्रोटॉन इनटू क्यू ऑफ अल्फा बाय क्यू ऑफ प्रोटॉन, है ना बेटा। अल्फा का मास कितना है, अल्फा का मास हमारा और प्रोटॉन का मास 4 गुना, चार्ज के रेशियो 2 और √8। तो सबसे पास वाला इंटीजर क्या होगा, 3, है ना। 13 देखो, 13 कहता है बेटा द की फीचर ऑफ बोर्स थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रम इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, है ना बेटा, NH/2 पाई। When an electron is revolving around a proton, we will extend this to a general rotational motion to find quantized rotational energy of diatomic molecule, assuming it to be rigid. The rules to be applied is Bohr's quantization condition. यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो कहता है बेटा एटॉमिक a diatomic molecule has a moment of inertia I by Bohr's quantization of rotational energy इन द nth लेवल कितना होना चाहिए। देखते बच्चा, तो अगर हम बोर्स क्वांटाइजेशन रूल की बात करें, बोर्स क्वांटाइजेशन रूल की बात करें, देख बेटा डायटोमिक मॉलिक्यूल, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल जो होगा बेटा वो किसी खास एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा होगा, है ना बेटा। तो ऐसे घूमने के लिए L = I ओमेगा बोलेगा ना बेटा, बोलो, है कि नहीं। और ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए NH/2 पाई। तो इसमें एनर्जी कितनी होनी चाहिए, एनर्जी बोलोगे बेटा ½ I ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब ½ × I × ओमेगा स्क्वायर पुट करो, N² H² बाई 4π² I², तो I कट गया, तो कितना हो गया बेटा एनर्जी, E बराबर N² H² बाई 8π² I। ठीक है बच्चा, कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अब कहता है इट इज फाउंड दैट एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। कहता है बेटा ग्राउंड स्टेट से अगर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाओगे, है ना, तो इसके एक्साइट करने की जो फ्रीक्वेंसी हमारी है, एक मिनट, जो एक्साइट करने की फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, वो कितनी होनी चाहिए। तो देखते बच्चा, अगर तुम्हारा n = 1 में था तो एनर्जी कितनी थी, n = 1 पुट करो, कितना हो जाएगा H² बाई 8π² I। और अगर n = 2 पुट कर दो, है ना बेटा, तो E2 कितना हो गया H² बाई 2π² I, है ना बेटा। अब कहते हैं एक्साइट करने में इतना लगा फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब बेटा E1 - E2 बराबर H × F, है ना बेटा, समझा। इसका मतलब क्या हो गया, E2 - E1 ना होगा बेटा, सॉरी, कितना हो जाएगा 1/2 4/8, ये हो गया बेटा 3/8 H² बाई 8π² I बराबर H × F। यहां से बच्चा I निकाल लो, I निकाल लो, है ना बेटा। तब पूछता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आगे आई, है ना। 15 नंबर देख बेटा, कार्बन ऑक्साइड, है ना बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड, डिस्टेंस के बीच में क्या होगा। तो देख बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 2 पॉइंट मास जैसा है। तो 2 पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास क्या होता है, ये होता है m1 m2 बाई m1 + m2 × r², ये होता है बच्चा, ठीक है ना। आई तुम निकाल चुके हो तो आर निकल जाएगा, ठीक है बेटा। HF क्यों लिखा, क्योंकि बेटा एनर्जी ना, जो फोटोन से एनर्जी मिलेगी वही तो एक्साइट करेगी बेटा। आगे चलो, 20 नंबर डाउट है, 17 18 भी डाउट है, किसका, कुशाग्र का। देखो भाई 17 18 में ए डेंस कलेक्शन ऑफ इक्वल नंबर ऑफ, अरे बेटा कोई सवाल दम नहीं है, ये सिर्फ डायमेंशनल है बेटा, इसमें सिर्फ डायमेंशन है ना बच्चा, सिर्फ डायमेंशन से चेक करो इसको, ठीक है। और जो पहले का आंसर आएगा बेटा वही दूसरे में काम आएगा।
आगे चलो 18 पूछना है, बता तो दिया, जो फर्स्ट में आंसर आएगा बेटा वही सेकंड में इस्तेमाल होगा। आगे चलो, अभय को पूछना है 19, कहता है सिल्वर स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर and work function 4.7 electron volt is suspended from a insulating thread in free space in under continuous illumination of 200 nanometer wavelength light. If photoelectrons are emitted, the sphere gets charged and acquires a potential. The maximum number of photoelectrons emitted for the sphere is इतना। मैक्सिमम इमिट किया बेटा, मैक्सिमम इमिट किया ना, इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल करके इसको कर दो के क्यू बाई आर, और के क्यू बाई आर कर दोगे तो क्यू निकल जाएगा, और क्यू बराबर होता है एन इंटू ई। ठीक है बच्चा, आगे चलो 20 नंबर डाउट है असद को। ए पल्स ऑफ लाइट ऑफ ड्यूरेशन 100 नैनोसेकंड इज एब्सॉर्ब्ड कंप्लीटली बाय ए स्मॉल ऑब्जेक्ट इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, पावर ऑफ पल्स इज 30 मेगावाट मिलीवाट एंड स्पीड ऑफ लाइट इतना, तो फाइनल मोमेंटम ऑफ पार्टिकल क्या होगा? अरे बच्चा, एक पल्स की लाइट की ड्यूरेशन है बेटा 100 नैनोसेकंड, है ना, और पावर तेरे को दिया है, तो क्या कहोगे? पावर इनटू टाइम बराबर एनर्जी, है ना बेटा, समझे? पावर इनटू टाइम क्या हो जाएगा हमारा? एनर्जी हो जाएगा बच्चा, बोलो ठीक है, शुड बी इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, है ना बेटा। तो मोमेंटम क्या होता है? एच बाई लैम्डा होता है, बोलो बन जाएगा। आगे चलो 27, 27, 29, 31। 27 देखो बेटा, an electron in an excited state of lithium 2 plus ion has angular momentum of nh 3h by 2 pi। देखो बच्चा, ये 3h by 2 pi लिखा है ना, इसका मतलब n equal to 3 है ना। The de Broglie wavelength of the electron in this state is इतना, तो इसका de Broglie wavelength क्या होगा? अरे बेटा, एंगुलर मोमेंटम तुमको पता है ना बेटा, ठीक है, तो स्पीड पता है तुमको ना, v इक्वल टू क्या होता है? v नॉट। अच्छा, डी ब्रोगली बोर रेडियस के टर्म में निकालना है बेटा, बोर रेडियस के टर्म में निकालना है, तो इसको ऐसे निकालो, फिर क्या कहोगे? m, एक मिनट, एंगुलर मोमेंटम का यूज करो, तो एंगुलर मोमेंटम बेटा कितना यहाँ पे है? 3h by 2 pi, ये होना चाहिए mv इंटू आर, इसका मतलब mv कितना हो गया? ये हो गया 3h by 2 pi r। बोलो बेटा, है कि नहीं, है ना बेटा। तो अगर mv इतना हो गया तो इसका de Broglie wavelength क्या हो जाएगा? तो कहोगे h by mv, तो क्या बेटा h by 2 pi r, एक मिनट, h by 3h by 2 pi r, इसका मतलब हो जाएगा भाई 2 pi r by 3। ठीक है ना। अब r इक्वल टू क्या होता है बेटा? तो कहोगे a नॉट n स्क्वायर बाई z, है ना बेटा। तो a नॉट हो गया n स्क्वायर हो गया 9 और z हो गया 3, तो ये हो गया बच्चा 3a नॉट। अब इसको पुट कर लो, आ गया आंसर। 29 नंबर देखो, 29 नंबर कहता है बेटा हाईली एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स with nuclear charge Ze are defined by their principal quantum number n, जहाँ n की वैल्यू 1 से बहुत बड़ी है ना बेटा। देखो बच्चा, सवाल कहता है हाईली एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स with nuclear charge Ze are defined by their principal quantum number n, n 1 से बहुत बड़ा है। अब कहता है रिलेटिव चेंज इन देयर और रेडियाई ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑर्बिट्स डज नॉट डिपेंड अपॉन r। देख बेटा, तो r इक्वल टू क्या लिखते हो? r नॉट n स्क्वायर बाई z, है ना बेटा। तो dr बाई dn क्या होगा? तो dr बाई dn हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा r नॉट इंटू 2n बाई z, है ना बेटा। तो dr हमारा कितना हो जाएगा?
डी आर हो जाएगा आर नॉट इंटू 2n/z इंटू डी एन। बोल बेटा, है ना? ठीक है बेटा, अब सोच के देखो, dn जो हमारा है क्या बेटा, क्या है? दो ऑर्बिट में के नंबर में संख्या में डिफरेंस। तो दो ऑर्बिट के संख्याओं में डिफरेंस कितना हो सकता है? कम से कम 1 ना हो सकता है बेटा। ऑर्बिट में जो n है वो तो संख्याएं है बेटा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो dn हमारा कितना हो सकता है? 1 ही हो सकता है ना बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है। तो dr अगर हमारा dn 1 है बेटा, तो इसको पुट कर दो, है ना? तो क्या कहोगे? रिलेटिव चेंज का मतलब हुआ dr बाई r, है ना बेटा? रिलेटिव चेंज का मतलब है dr बाई r। तो dr बाई r क्या हो जाएगा? तो कहेंगे r नॉट 2n/z डिवाइडेड बाई r नॉट n स्क्वायर बाई z, है ना बेटा? तो देखो ना, z हमारा कैंसिल हो जाएगा ना। देखो z कैंसिल हो गया तो a सही है। वेरीज एज 1/n। देख बेटा, ये n है और ये n स्क्वायर है, तो प्रोपोर्शनल टू 1/n, ये भी सही। एनर्जी पूछा बेटा, एनर्जी। तो एनर्जी क्या लिखते हो बताओ? एनर्जी लिखते हो बेटा -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, है ना बेटा? तो डी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यू 2 इंटू डी एन। फिर डी एन 1 पुट कर दोगे बेटा, रिलेटिव चेंज। तो डी ई अपॉन ई, रिलेटिव का मतलब होता है चेंज अपॉन एक्चुअल। तो कितना हो जाएगा? देखो बेटा, ये हो जाएगा ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन क्यू डिवाइड बाई ई नॉट जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो देख बेटा, जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया, एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो प्रोपोर्शनल टू 1/n आएगा ना बेटा। तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। ठीक है, समझ गए बच्चा? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देख बच्चा, आगे देख बच्चा, 30 नंबर क्वेश्चन। 30 कहता है हाइड्रोजन एटम में 970 एंगस्ट्रॉम भेजा बेटा, एचसी बाय लैम्डा हमारा ये है, ई का वैल्यू दिया हुआ है ना बेटा? नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन द स्पेक्ट्रम इज। अरे बच्चा देखो, देखो इसमें क्या करो, एनर्जी के डिफरेंस के बेसिस पे, एनर्जी के डिफरेंस के बेसिस पे, है ना बेटा, E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, इसके आधार पे देख लो कहाँ पहुंच गया ये। कितना कर लोगे? 12,400 बटा 970, कितना हो जाएगा? देखो देखो बच्चा, 12,400 डिवाइड बाई 970, ये हो गया 12.78, 12.8 कर लो, है ना? तो बताओ 12.8 कहाँ से डिफरेंस होता है? तो 1 से 4 का ना बेटा, बोलो 1 से 4 का होता है डिफरेंस ना बेटा। तो 1 से 4 चला गया, तो नंबर ऑफ लाइंस कितना हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ लाइंस कितना हो जाएगा बोलो? n इंटू n-1/2। बोल बच्चा, होगा? अच्छा, ए हाइड्रोजन एटम लिखा है ना, इन ग्राउंड स्टेट द नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट इन द इमिशन स्पेक्ट्रम इज। ये सवाल ही गलत है यार, सही बात है, 1 एटम नहीं होना चाहिए, ये सैंपल होना चाहिए बच्चा, तभी इसका आंसर 6 आएगा, है ना? तभी इसका आंसर 6 आएगा बेटा, गलत है सवाल ये। क्या दिया इसका आंसर है? देखो इसका भी वही आ रहा है, सेम 4 कर दिया, गलत है ना? ये भी गलत है बच्चा। 31 देखो, 31 में कहता है बेटा लैम्डा pH falls on the cathode plate inside a vacuum tube as shown in the figure, वर्क फंक्शन 5 है, वायर मेश दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या ट्रू, कौन सा सही है? देख बच्चा, कहता लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा pH falls on the cathode plate inside a vacuum tube as shown, the work function of the cathode surface is 5। कैथोड सरफेस का वर्क फंक्शन हमारा है बच्चे ये 5, ठीक है, और इनोड हमारा वायर मेश है ना? D from the cathode, a potential difference V is maintained between the electrodes if the minimum de Broglie wavelength of the electrons passing through the anode is lambda E।
यहाँ से पास करने वाले का मिनिमम का लैम्डा ई है ना? तो कौन सा ऑप्शन सही है? देखो तो बेटा, देखो बेटा, लाइट जो हमारा है बेटा, ये आ रहा है लैम्डा पीएच, है ना? इसका मतलब इसकी एनर्जी कितनी हो गई? यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, जो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी के, तो के का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? तो के का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है बेटा एच सी बाय लैम्डा फोटोन माइनस ऑफ वर्क फंक्शन 5, है ना बेटा? और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी K1, तो K1 कितना होना चाहिए? तो पहले की काइनेटिक एनर्जी में E भी बढ़ जाएगा, है ना बेटा? तो कितना हो जाएगा? एच सी बाई लैम्डा पी माइनस 5 प्लस ईवी, है ना बेटा? तो अब कहता है बेटा लैम्डा ई इंक्रीजेस, लैम्डा ई निकालना बाकी रह गया। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई बेटा, तो काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर बाई 2m, इसका मतलब पी कितना हो गया? पी हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2m K1, है ना बेटा? तो K1 अगर हमारा इतना हो गया तो इसका डी ब्रोगली वैलेंस क्या हो जाएगा? लैम्डा अपॉन पी, बोल बेटा, ठीक है? अब कहता है लैम्डा ई इंक्रीजेस, तो देख बेटा लैम्डा ई अगर इंक्रीज करेगा इसका मतलब मोमेंटम डिक्रीज करेगा, है ना बेटा? मोमेंटम डिक्रीज करेगा इसका मतलब K1 डिक्रीज करेगा, है ना बेटा? तो कहता है लैम्डा ई इंक्रीजेस एट द सेम रेट एट लैम्डा पीएच, फिर लैम्डा पीएच लेस देन इक्वल टू 5। अच्छा, दोनों के इंक्रीज करने का रेट पूछा है ना बच्चा? रुको रुको, एज द लैम्डा पीएच, है ना बेटा? तो तुम बताओ, अगर मैं इस लैम्डा ई को पुट करूं, लैम्डा ई को पुट करूं बेटा, तो क्या हो जाएगा? एच डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 2m K1 इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा h डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m K1 पुट करो, K1 कितना था बेटा? तो K1 था बेटा एच सी बाई लैम्डा पी माइनस 5 प्लस ईवी, ठीक है बेटा? अब तुम बताओ क्या लैम्डा ई और लैम्डा पीएच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा क्या? बोलो तो, बोलो। नहीं ना बनेगा बेटा। अगर नहीं बनेगा तो फिर दोनों का रेट ऑफ वेरिएशन सेम नहीं हो सकता। बोलो बेटा, दोनों का रेट ऑफ वेरिएशन सेम नहीं हो सकता, है ना? अब कहता है फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, V जो है बेटा 5/E से बहुत बड़ा है, V जो है 5/E से बहुत बड़ा है ना बेटा? और लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ्ड, इज V इज मोड 4 टाइम। देख बेटा, तो V जो हमारा है 5/E से बहुत बड़ा है, इसका मतलब ये वाला टर्म इन दोनों से बहुत बड़ा है। बोल बेटा, ठीक है? तो अगर इन दोनों से बहुत बड़ा है बेटा, ठीक है, तो क्या कह दोगे? नेगेट करो इसको, तो लैम्डा ई हमारा कितना हो गया? तो कहेंगे h बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2m बोलो बेटा, ठीक है? अब सोचो, अगर तुम कहते हो v को कर दिया जाए 4 टाइम्स, v कर दोगे बेटा 4 टाइम्स, है ना? ठीक है, तो लैम्डा हो जाएगा हाफ। ये सही है बेटा? b हमारा सही है, बोलो b हमारा सही हो गया बेटा। अब देखो सी वाले में लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ, इज डी डबल्ड। बेटा इस डिस्टेंस d को तुम घटाओ या बढ़ाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सवाल में वोल्टेज दिया हुआ है। बोलो, है कि नहीं? ये बेकार है। फिर कहता है लैम्डा ई डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन फाई एंड लैम्डा पीएच। कहता है अगर लैम्डा पीएच अगर इंक्रीज करेंगे, है ना बेटा, और फाई इंक्रीज करेंगे, है ना बेटा, तो ये डिक्रीज करेगा। बोल बेटा, ये डिक्रीज करेगा तो ये पूरा इंक्रीज करेगा ना बेटा, फिर तो ये भी गलत हो गया, है ना? आगे चलो, अब छोड़ दे, चल बाकी बाद में करते हैं बेटा, है ना? आगे का होमवर्क में तो मॉडर्न फिजिक्स तो कंप्लीट हो गया ना बेटा? बोलो, मॉडर्न फिजिक्स तो कंप्लीट हो गया ना? बोलो, मॉडर्न फिजिक्स पूरा कंप्लीट हो गया, है ना? तो न्यूक्लियर बेटा कंप्लीट करो, तुम लोग न्यूक्लियर कंप्लीट करो, है ना? पहले एक्सरसाइज 1 कंप्लीट करो, कल ही क्लास है, कल ही
3 पार्ट 2 दिया होमवर्क। अरे आपके बच्चा बताएगा तो समझ पाएंगे। संयम, हेलो सर, आवाज आ रही है? हाँ संयम बोल तो। हमारा सर न्यूक्लियर में एक्सरसाइज 1 पूरा हो चुका है। यस सर, पार्ट 2 तो डिस्कस नहीं होता, तो पूरा हो चुका है एक्सरसाइज 1। अच्छा एक्सरसाइज 2? सर उसका 1 मिनट में देख लेता हूँ। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 हो गया है। पार्ट 1 हो गया है तो अच्छा ठीक है। तो पार्ट 1 अगर हो चुका है तो फिर तुम एक्सरसाइज न्यूक्लियर फिजिक्स का एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 कर लो। पार्ट 3 नहीं हुआ ना अभी? नो सर। हाँ हाँ कल करेंगे डिस्कस बच्चा। पार्ट 3 कर लो डिस्कस, और एक्सरसाइज 3 का पार्ट 2 कर लो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, दोनों कर लोगे, है ना? यस यस सर। चलो बच्चा बाय। सर हाँ बोलो। सर वो मैं पूछ रहा था कल सर, मतलब क्लास कौन से स्लॉट पे होगी? रात में रखूं क्लास? रात में रखता हूँ क्लास। सर ऐसा कर लीजिए ना, कल सेकंड स्लॉट जो रहेगा ना हमारा, पहले शायद बी फेज वालों की ओसी की क्लास है, लेकिन सेकंड स्लॉट दोनों का खाली है, कल एक ही क्लास है, तो 9:45 वाली क्लास कर सकते हैं। अच्छा 9:45 खाली है? हाँ वो स्लॉट खाली है शायद। ओके तो फिर तो अच्छी बात है, फिर तो सेकंड स्लॉट ही कर लिया जाए फिर तो बच्चा। हाँ सर, और मैं पूछ रहा था सर, जैसे आज अपन डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज में, तो एक काइनेटिक एनर्जी वाला सवाल आया था, तो सर मैं पूछ रहा था अपन ये बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी जिसको अपन बोलते हैं, वो एक तरह से रोटेशनल एनर्जी है बस, लेकिन क्योंकि सेंटर ऑफ मास नहीं बच्चा, पूरा नहीं बच्चा, प्रोटॉन। नहीं बच्चा, बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है बेटा। यस सर। तो देखो अगर सोचो कोई भी अगर स्फीयर होता है बेटा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ना। यस सर। देखो तो रेडियस आर एन आ गया बेटा, बोलो यस आई सर। इक्वल टू 2/5 mr स्क्वायर। तो इलेक्ट्रॉन का तो आर बहुत कम ना होता है बेटा। नो सर, मतलब वो जो रोटेट कर रहे हैं ना सिस्टम, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का है, तो मतलब अगर सेंटर ऑफ मास प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ऑलमोस्ट प्रोटॉन पे आ अच्छा गया अच्छा तो हाइड्रोजन एटम बोल रहे हो? हाँ ये वाला सिस्टम? हाँ, तो ये सर घूम रहा एक चारों तरफ और सेंटर। ये ऐसे घूम रहा है। हाँ हाँ तो तो कहा ही था बेटा हम प्रोटॉन। लोगों ने, इसको तो कहा हाँ ही था हम लोगों ने, हाफ m1 हाँ m2 म्यू इनटू brt स्क्वायर, वही हो जाएगा। सेम सही बोल रहे हो तुम। हाँ सही सर है। ठीक है। ओके बच्चा, बाय बच्चों। हाय सर। करते हैं बच्चा कल क्लास 9:45 पे, कल 9:45।